एंगल ऑफ रिपोज और वी कैन कॉल एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इस लेक्चर में हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। रिपोज मीन्स किसी चीज़ को रोक के रखना, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे समझाने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप लोग लाइट में मत लीजिए, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत गहराई में जाएंगी। जब हम लोग इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हमने पढ़ा था एंगल ऑफ स्लाइडिंग, उसका फॉर्मूला हमारे पास में ये निकल के आया था। आप लोग जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे एक साल बाद में, तो उसमें भी ये सब चीज़ें जो है आपको काम आने वाली है। फिर से आपको सेपरेटली कोचिंग जाना पड़ेगा या और कुछ आप कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे तैयारी करने के लिए, आपको फिर से वही चीज़ें दोबारा पढ़ाई जाएंगी। तो उससे अच्छा अभी इन चीज़ों को अच्छे से आप लोग कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। हमारा आज का टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज। वी हैव 4 सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 एंड सिचुएशन नंबर 4। देयर इज द 2 सरफेसिस S1 एंड S2। यदि मैं S2 सरफेस को S1 सरफेस से इंक्लाइन करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने थीटा डिग्री से इंक्लाइन किया और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट S2 वाले सरफेस पे एज इट इज़ रहता है। इसी प्रकार से मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाने से ये ऑब्जेक्ट अभी भी S2 वाला जो सरफेस उसके ऊपर रेस्ट कंडीशन में रहता है। थीटा की वैल्यू और बढ़ा दी, अभी भी रेस्ट कंडीशन में है, लेकिन थीटा की वैल्यू लिटिल बिट और बढ़ाने पे हम लोग ये देखते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू रोलिंग, ठीक है। या वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग एट द सरफेस ऑफ S2. So that is the situation when the object just start to slide. Just start to slide means that is the situation when object is in rest and when object is in just start to slide. एक सिचुएशन जब वो स्लाइड होना शुरू होता है और एक सिचुएशन जो स्लाइड होने वाला होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू है हमारे पास में लेट मी से दैट 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री पे जो है वो स्लाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यदि मैं 60.1 भी करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर स्लाइड होना शुरू हो जाएगा सरफेस नंबर 2 के ऊपर। तो इसके लिए जो 60 डिग्री एंगल हुआ या 60 डिग्री एंगल तक जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर लगता रहा, या कितना फोर्स जो है इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगता रहा, वो सब कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। तो कितने एंगल तक उसने खुद को वहाँ पे रोके हुए रखा स्लाइडिंग होने से पहले की सिचुएशन तक, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ओके, सो हमारी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि हमारे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये एक एंगल बना एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। इस अल्फा एंगल पे ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट स्लाइड टू ऑन दिस सरफेस S2, ठीक है। तो यदि S2 सरफेस पे एक अल्फा एंगल बनाने से ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड या जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग ऑन दिस सरफेस, सो वी आर कंसीडरिंग अल्फा इज ए एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है इसलिए हम लोगों ने इसके 2 कंपोनेंट बना लिए। कौन कौन से 2 कंपोनेंट बनेंगे? 2 कंपोनेंट बनाने के लिए हमारे पास में क्वांटिटी होनी चाहिए। हम लोग ये जानते हैं इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा इसके मास के ऊपर, दैट इज इक्वल टू वेट जो बनाएगा विच विल बी इक्वल टू द mg। इस mg जो है ये हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है और mg के कारण इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक कंपोनेंट हम लोगों ने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऐसा बना लिया और एक कंपोनेंट हमने ऐसा बना लिया। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये बन जाएगा mg कोस अल्फा और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा mg साइन अल्फा। हम लोग प्रूफ कर सकते हैं यदि ये अल्फा हमारे पास में तो ये एंगल भी कौन सा हो जाएगा हमारे पास में अल्फा। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शंस में इंटेंशन ऑफ मोशन होता है, इंटेंशन ऑफ मोशन हमारे पास में इस डायरेक्शंस में है, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में
हमारे पास में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो काम में करता है। ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए mg कोस अल्फा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो इसके लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा होगा, दैट इज इक्वल टू आर। व्हाट वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द आर इज इक्वल टू mg कोस अल्फा। तो जो कंपोनेंट या जो फोर्सेस के ऊपर काम करते हैं उन सबको हम लोग लिख लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि एंगल की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो एफ आर जो है हमारे पास में, एफ आर मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एम जी साइन अल्फा, क्योंकि वी एज्यूमिंग द एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज मतलब अभी जस्ट स्लाइटली भी हम लोग उसको बढ़ाएंगे तो इट विल स्टार्ट टू स्लाइडिंग, ठीक है। उसको हम लोग एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, और हमें वो सिचुएशन लेनी है जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करेगा उससे जस्ट पहले वाली, क्योंकि वहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। तो एफ आर इक्वल टू आ जाएगा एम जी साइन अल्फा के बराबर, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है एम जी साइन अल्फा, दोनों बैलेंस है, इसलिए ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। आर जो है उसको बैलेंस करने के लिए एम जी कोस अल्फा फैक्टर काम कर रहा है। दोनों इक्वेशंस को आपस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पे आ जाएगा टेन अल्फा। ओके, अब हम लोग ये जानते हैं कि पिछले वाला जो एक्सप्रेशन किया था हम लोगों ने उसमें निकाला था कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहता है, एफ अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग एफ अपॉन आर की जगह म्यू पुट कर दे तो बिल्कुल सही होगा। तो एफ अपॉन आर की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में टेन अल्फा, क्योंकि ये रहा एफ अपॉन आर और उसकी जगह हम लोगों ने पुट कर दिया म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टेन अल्फा, ठीक है। इससे पीछे वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें हम लोगों ने म्यू निकाला था टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा जो है वो इंडिकेट करता है एंगल ऑफ रिपोज को, उसमें जो थीटा था वो रिप्रेजेंट करता था एंगल ऑफ फ्रिक्शंस को। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रहा म्यू टेन थीटा और ये रहा म्यू हमारे पास में, सॉरी ये रहा म्यू टेन अल्फा और ये रहा म्यू टेन थीटा। तो ये म्यू टेन अल्फा आ गया एंगल ऑफ रिपोज के कारण, ये म्यू टेन थीटा आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शंस के कारण। दोनों म्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं तो टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में अल्फा। एक बहुत ही फाइनल कंक्लूजन या बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, व्हाट डज इट मीन, इट मीन जितना हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शंस होगा उतना ही हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज होगा। मतलब कि जो एंगल ऑफ रिपोज बनता है वो उतना ही बनेगा जितना हमारे पास में एंगल ऑफ फ्रिक्शंस बनता है, ठीक है। तो जैसे ही फ्रिक्शंस टूटा, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड, या फिर ये कहे कि जैसे ही हमारे पास में एंगल ऑफ रिपोज टूटा ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन पे ऐसा पकड़ के रखने वाला कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही क्या कहलाएगा, उसका एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा, क्योंकि जितना फ्रिक्शंस की वैल्यू ज़्यादा उतना ही यहाँ पे जो स्लाइडिंग होने के चांसेस है वो इतने ही कम होंगे। तो एक्चुअली में हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ही क्या बनाता है, एंगल ऑफ रिपोज को बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन ही एंगल ऑफ रिपोज को बनाता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब दो छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं इसी से मिलते जुलते। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो इसी से छोटे छोटे दो डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और एक डेरिवेशन में इस ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक है। देखिए दो छोटे छोटे डेरिवेशंस। पहला डेरिवेशन है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। अभी जो बॉडी है हम लोगों ने एज्यूमिंग की है वो बॉडी अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। अभी तक हम लोग कंडीशन क्या थी कि वो उस कंडीशन पे रिपोज रेस्ट कंडीशन में रुकी हुई है, लेकिन अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो सिचुएशन जो है हमारे पास में वही है कि एक हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये दूसरी प्लेन से थीटा डिग्री से उठी हुई है, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो वाला जो थीटा है, जिसको आप लोग चाहो तो अल्फ़ा भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एंगल ऑफ रिपोज है वो अल्फ़ा से इंडिकेट किया है। देयर इज़ नो मैटर, यू मस्ट बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थीटा एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल्फ़ा एट अ सिचुएशन व्हेन वी आर सॉल्विंग द एक्सप्रेशंस, ठीक है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो यू कैन राइट डाउन
here theta is you can write down or you can you know you can write down the things कि भाई थीटा जो है उसको हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज है। यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि ये हमारे पास में एक सिचुएशन थी जिसमें ऑब्जेक्ट जो था वो रेस्ट कंडीशन में था। ये इफ आई वांट टू मेक दिस ऑब्जेक्ट इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहता हूँ, तो वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। तो P इज एक्सटर्नल फोर्स विच इज अप्लाइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू विच ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड टू दिस सरफेस एंड ऑब्जेक्ट विल टेक सम मोशन, ठीक है। ओके, तो सेम सिचुएशन हमारे पास में वही है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और ये ऑब्जेक्ट थीटा डिग्री से दूसरे प्लेन जो है उसके ऊपर इंक्लाइंड है। mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, क्योंकि mg इंक्लाइंड है इसलिए mg का हम लोगों ने दो कंपोनेंट बना लिए। एक कंपोनेंट बन जाएगा mg कोस थीटा, थीटा के साथ वाला, और एक कंपोनेंट बन जाएगा mg साइन थीटा। mg कोस थीटा को बैलेंस करने के लिए हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है r। ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमें एंगल ऑफ रिपोज को तोड़ने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने बोला कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन से मूव होने वाला है। इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। ये सिचुएशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी वही चीज़ें लिखी हुई है जो आप लोगों को मैंने बताया। तो अभी जो टोटल फोर्सेज है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो R जो है वो इक्वल टू आ जाएगा mg कोस थीटा की, क्योंकि R जो है वो बैलेंस कर रहा है किसको, mg कोस थीटा को। P जो है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो अभी हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं। तो एक फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्सेज है, एक है एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा mg साइन थीटा। तो व्हाट वी कैन से दैट P प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू F। तो नेट फोर्स की हम लोग बात करते हैं, तो P प्लस mg साइन थीटा इज इक्वल टू F। P की वैल्यू कैलकुलेट करें तो F माइनस mg साइन थीटा। F जो होता है उसको वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस दैट इज इक्वल टू F अपॉन R। यहाँ से F की वैल्यू निकालने पे आ जाएगा म्यू R। तो F की वैल्यू निकालने पे आ जाएगा म्यू R। सोल्व करेंगे इसको, म्यू R इज माइनस mg साइन थीटा। इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके अकॉर्डिंग R जो है हमारे पास में, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जो हमारे पास में दैट इज इक्वल टू mg कोस थीटा। यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे R की, तो mg कोस थीटा माइनस mg साइन थीटा। mg दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा म्यू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। अच्छा, जो फोर्स होता है हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा तो ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट टू मूविंग इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट इफ मूविंग इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट विल गेन सम एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसकी वजह से होएगा, तो फोर्स की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा g म्यू कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके, एक कंडीशन समझिए यहाँ पे कि जो a है, मतलब जो ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो उसके मूवमेंट को रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। ओके, जबकि जो फ्री फॉल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमारे पास में फ्री फॉल होता है, कोई भी उसको रोकने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। इसलिए जो ए होगा, जो हमारे पास में ए होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे, जी से। ठीक है, ये उम्मीद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फ्री फॉल में देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स टू अपोज द बॉडी विच इज फॉलिंग free fall in the downward directions towards the earth. In this case there is a friction force which is try to stop the body which is accelerating in the downward direction. So always a is less than the acceleration due to gravity. So this is a situation when object move in the downward directions. Now we will take a situation when the object is moving in the upward directions. So again we have a situation
वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। सबकी सब चीज़ें जो वैसी की वैसी हमारे पास में दो सरफेसेस है, सरफेस वन नंबर 1, सरफेस नंबर 2। सरफेस 1 से जो सरफेस 2 है वो थीटा डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड है। इस जो ऑब्जेक्ट जिसका मास m है इसके ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा mg। क्योंकि mg इंक्लाइंड है तो इसके हम लोगों ने दो कंपोनेंट बना ले हैं, तो एक कंपोनेंट बन जाएगा mg कोस थीटा, एक कंपोनेंट बन जाएगा mg साइन थीटा। तो ये वाला जो थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी हमारे पास में हो जाएगा किसके बराबर, थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, इस mg कोस थीटा को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, दैट इज इक्वल टू r। एक जो है ऑब्जेक्ट को अभी हम लोगों को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है। यदि ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है या इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगेगा हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो फोर्सेज है उन फोर्सेज को हम लोग लिख लेते हैं। तो P is the force required to just move the body at inclined plane of, let me say that A, B and C। ठीक है, तो देन टोटल जो फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू P। P जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg साइन थीटा के फोर्स के, क्योंकि mg साइन थीटा किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन फोर्स भी किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों के फोर्सेज के रिजल्टेंट के इक्वल कितना पुट करना पड़ेगा हमको, P। तो P इज इक्वल टू आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस का f, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये हमारे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में, तो mg साइन थीटा प्लस का P। या कुछ ऐसा कहे, इफ P इज द एक्शन देन mg साइन थीटा प्लस का f देयर इज ए रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो यहाँ से P इज इक्वल टू आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस f की वैल्यू हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से, या कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू f अपॉन r। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू r, और r हम लोग जानते हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन है, दैट इज इक्वल नॉर्मल रिएक्शन है जो mg कोस थीटा को बैलेंस करती है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में r की वैल्यू पुट करने पे mg कोस थीटा म्यू r की जगह हम लोगों ने mg कोस थीटा पुट कर दिया। P जो है हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कराएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा। यदि ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एक्सेलरेशन होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो सेकंड लॉ रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से m कैंसिल, और ए इज इक्वल टू आ जाएगा g साइन थीटा प्लस का म्यू कोस ऑफ थीटा। तो ये एक छोटा सा एक्सप्रेशन है हमारे पास में जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इससे पहले हमने देखा था जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, तो ये 2-3 छोटे छोटे टॉपिक है, आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो हम लोग कल मिलते हैं, कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू।